गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कक्षा 8 में हिस्ट्री की बुक की तरफ देखते हैं और इसमें पहला लेसन हमारे पास है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब इसमें लास्ट टर्न में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों में संपर्क रहा है और यूरोप से व्यापार करने के लिए 3 मार्ग बने हुए थे, जिसमें जो प्रथम मार्ग था ये फारस की खाड़ी से होता हुआ था, जो द्वितीय मार्ग था लाल सागर से होता हुआ था और तीसरा मध्य एशिया से मिस्र होते हुए यूरोप के लिए जाता है। दिए गए मानचित्र में भी हमको पता चल रहा है कि हमारे इंडिया से, हमारे भारत से यूरोप के लिए अलग अलग मार्ग थे और यहाँ से सोना चांदी वगैरह का आयात होता था और यहाँ से भारत से, अपने देश से बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे रेशम, मलमल, है ना, और चावल, बारूद, मसाले, नारियल, चीनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है निर्यात किया जाता था। इसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पे अपना अधिकार 1453 ईस्वी में कर लिया था तो यह रास्ता बंद हो गया था भारत से यूरोप में व्यापार करने के लिए। फिर इसके बाद नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें समुद्री मार्गों की खोज से संबंधित बातें कुछ करेंगे। और यहाँ पे जब व्यापारियों ने देखा कि हमारा व्यापार सभी जगह नहीं पहुँच पा रहा है तो यूरोप के जो भी वहाँ के राजा थे उन राजाओं को उन्होंने बताया कि यदि हम दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करेंगे तो आपके पास धन भी आएगा, आपके पास धर्म, आपका जो भी धर्म है वो दूसरे देशों में पहुंचेगा और आपके धर्म को लोग वहाँ के स्वीकार करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और इसलिए उन्होंने राजाओं को जब अपना पूरा लालच दिया और फिर जो यूरोप में राष्ट्रों का झंडा है, दूर दूर तक उपनिवेश बनाए जाएंगे, वहाँ आपका साम्राज्य बढ़ेगा, तो यूरोप के राजाओं ने उन नाविकों को अनुमति दे दी और समुद्री यात्राओं का जितना भी खर्च था उसको वहन करने का उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद बहुत सारे नाविक थे, लेकिन समस्या ये हुआ करती थी कि समुद्र अथाह है, समुद्र में रास्ता भटक जाने का भय होता है। तो वहाँ पे उस समय कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया। अब ये कुतुबनुमा क्या है? एक तरह की ये चुंबकीय सुई इसके अंदर घड़ी जैसे बॉक्स में लगी रहती है और ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसको किसी पोजीशन पे भी हम किसी भी दिशा में खड़े होकर पकड़ लेंगे तो इसकी सुई उत्तर दिशा ही हमको इंगित करेगी। तो कुतुबनुमा के आविष्कार से समुद्री यात्राएं और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई और निश्चित दिशा में लोग जाने लगे, भटकने नहीं लगे। और इस तरह उन्होंने अलग अलग यात्राएं शुरू की। शुरुआत में एक भारत में की जो खोज की गई वो स्पेन का एक निवासी था कोलंबस। उसने भारत की खोज करने के लिए वो चल दिया, लेकिन चलते चलते वो रास्ता भटक गया और उसने अमेरिका तक पहुंच गया, इसलिए कहा गया कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। और दूसरा पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। इसने लंबी यात्रा की और अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट की बंदरगाह पर ये पहुंच गया। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। और फिर पुर्तगालियों ने यहाँ हिंद महासागर से होते हुए भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने बस्तियां बसा ली। अब व्यापार इतनी तेजी से होने लगा, पुर्तगाली हिंद महासागर के माध्यम से सोना चांदी वगैरह लाते थे अपने व्यापार का सामान और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और मसाले वगैरह ले जाते थे, मुनाफा कमाते थे। साथ ही पुर्तगाल की जो जल सेना थी वो बहुत ही मजबूत थी, इसलिए यूरोपीय अन्य देशों की कोई भी व्यापारी हिम्मत नहीं कर पाए कि यहाँ इस क्षेत्र में वो व्यापार कर सके। साथ में ये भी निश्चित है फिर कुछ दिनों बाद यूरोप के अन्य देशों से भी व्यापारी आने लगे। जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचा फिर हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे और फिर अब शुरू हुआ व्यापारियों की होड़। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए व्यापारियों ने
छीना झपटी शुरू कर दी। एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए, अपना व्यापार ज़्यादा फैलाने के लिए उन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन प्रारंभ हो गई। और लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ पे व्यापारिक बस्तियाँ बस गई, व्यापारिक कंपनियाँ आ गई। अब ये कंपनियाँ क्या है, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं ये कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी हुआ करती है और सभी हिस्सेदार व्यापार करते रहते हैं अपनी अपनी पूंजी लगा करके, और बाद में जो भी उनको लाभ आता है उस लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। ठीक इसी तरह भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने अपनी बस्तियां यहाँ पे बसाई। किन किन क्षेत्रों में? समुद्र तट पे ही गोवा है, दमन देव का क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने व्यापारिक बस्तियां, अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और इसके बाद विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक जो केंद्र बने हुए थे, इसको कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। और ये उस समय का ये चित्र भी जो है यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे व्यापारिक केंद्र किस तरह के हुआ करते थे। यदि हम तिथियों की बात करते हैं तो यूरोपीय कंपनियां अलग अलग वर्षों में आई हैं। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच व्यापारी 1602 ईस्वी में और फ्रांसीसी व्यापारी 1664 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आए और इन्होंने अपनी व्यापारिक बस्तियां यहाँ पे स्थापित की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होती है, कोठी क्या होती है? तो फैक्ट्री शब्द का जो प्रयोग है, शुरुआत में व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करने के लिए ऐसा कार्यालय या कोठी ऐसी बनाई गई और जहाँ पे वो एजेंट रहा करते थे। और एजेंट क्या है? कंपनी की ओर से जो कार्य करने वाले व्यापारी होते थे उनको एजेंट कहा जाता था। जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। इसके अलावा वास्को डी गामा जब भारत में पहुंचा तो एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल मार्ग से, रास्ते से ये आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान में तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार नहीं किया था। इसका मतलब कि जब यूरोप के व्यापारी हिंदुस्तान में आने लगे नौसेना के माध्यम से, जलयानों के माध्यम से, उस समय तक हिंदुस्तान में जितने भी राजा महाराजा थे किसी के पास नौसेना नहीं थी। समुद्र पार करने की आगे वो नहीं सोच पा रहे थे। इसके बाद जो है हॉलैंड निवासियों ने, हॉलैंड निवासियों को क्या कहते हैं? डच कहा जाता है। तो उन्होंने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिंसूरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिए। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंदनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। जबकि अंग्रेजों ने जो अपने को केवल समुद्र तट ही सीमित नहीं रख सकते थे, वो भारत के अंदर भी चले आए। उन्होंने सूरत है और कैम्बे है, इसके अलावा अहमदाबाद, आगरा, भड़ौस, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र उन्होंने बनाए। और फिर सभी देशों के व्यापारी यहाँ पे आए और पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की कोशिश करने लगे, अपना व्यापार वो बढ़ाने लगे। साथ में यहाँ पे ये अपने यूरोप से अधिक सामान लाते थे और महंगे दामों में यहाँ पर बेच करके मुनाफा कमाने लगे थे। इसके बाद एजेंट फैले हुए थे सभी क्षेत्रों में और सीधे हुए कारीगर से ही माल खरीदा करते थे। उन्हीं से वो संपर्क करते रहते थे जिससे दूसरे व्यापारियों को माल न मिल पाए। और फिर विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए हर तरह के उपाय प्रारंभ करने पड़े, जिसमें साम दाम दंड भेद है। इसका मतलब वो राजाओं के पास जाते थे, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे जिससे राजा उनको फरमान जारी कर देता था। अब ये फरमान क्या होता है? एक तरह के अपने राज्य में व्यापार करने की इजाजत देने के लिए जो पत्र जारी हुआ करता है उसको फरमान कहा करते हैं। तो समझाते थे राजाओं को, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे। यदि नहीं मानते थे और पैसा रिश्वत दिया करते थे, फिर भी नहीं मानते थे, व्यापार करने की आज्ञा नहीं मिलती थी, तो फिर सेना का भय दिखाते थे या राजाओं को आपस में लड़ा देते थे। और इस तरह व्यापार के उन्होंने हर तरीके अपनाए। ठीक इसी तरह जो मुगल बादशाह जहांगीर था, उसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में। ये पहला अंग्रेज राजदूत था। इसका भी मंशा यही थी कि ये व्यापार करने के लिए ही आया था। और इसके बाद सर थॉमस रो आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने मुगल जहांगीर के दरबार में सब शान शौकत देखी तो बहुत प्रभावित हुआ
और उसने अपने यहाँ से यूरोप से लाए हुए अंग्रेजी दस्ताने भी उसने भेंट की तथा इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी वो भी उसने गिफ्ट के रूप में जहांगीर को दी। इस तरह व्यापारियों ने साम दाम दंड के तरीके से व्यापार करने के तरीके अपनाए। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टर्न में, जब हमारा अगला टर्न होगा, तब हम अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और तब तक जितना भी हमने डिटेल बता दिया है इसको आप अपनी नोट्स बुक में क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल आप पोस्ट कर दीजिएगा कॉपी, और उसको मैं चेक कर दूंगा। और थैंक यू।